हेलो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम दिनांक 23 जुलाई 2021 का कक्षा 7 में सामाजिक विज्ञान का जो गृह कार्य आया है उस गृह कार्य को हल करेंगे, उन प्रश्नों को हल करेंगे। दूसरा पाठ चल रहा था। दूसरे पाठ में है, पाठ का नाम है नए राजा और उनके राज्य। टॉपिक है नए राज्य कौन कौन से हैं, उनका प्रशासन कैसा है, इनसे संबंधित ये 5 क्वेश्चन हैं। पहले वीडियो में देख के आपने सीख लिया होगा। चलो क्वेश्चन को हल करते हैं। सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत इतिहास से संबंधित ये घटनाक्रम है। चलिए पहला क्वेश्चन हल करते हैं हम। 7वीं शताब्दी के बाद किन किन राजवंशों का उदय हुआ? वर्तमान में कौन सी शताब्दी चल रही है? वर्तमान में चल रही है 21वीं शताब्दी। तो 7वीं शताब्दी की बात है। 7वीं शताब्दी के बाद में किन किन राजवंशों का उदय हुआ? तो 7वीं शताब्दी के बाद भारतीय उपमहाद्वीप या महाद्वीप उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई राजवंशों का उदय हुआ। उस समय प्रमुख जो राजवंश थे उनका विवरण निम्न प्रकार से है। जो पहला है गुर्जर प्रतिहार राजवंश, राष्ट्रकूट, पाल राजवंश, चोल, चाहमान। चाहमान को चौहान राजवंश भी बोलते हैं। इन राजवंशों का जो उदय था वो 7वीं शताब्दी के बाद में हुआ था। आप याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, अगला है बड़े बड़े भूस्वामियों। भूस्वामी उन्हें कहते हैं जो भूमि के मालिक होते हैं। एक एक व्यक्ति के पास सैकड़ों बीघा ज़मीन होती है। और योद्धा सरदारों को, जो युद्ध में सैनिक के रूप में लड़ते थे, सेना का नेतृत्व करते, योद्धा सरदारों को राजा किस रूप में मान्यता प्रदान करते थे? मतलब बड़े बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार थे, उनको राजा किस रूप में मान्यता प्रदान करते थे और वे कौन कौन सी उपाधियां ग्रहण करते थे? तो इन लोगों को, इन व्यक्तियों को राजाओं के द्वारा अच्छा इनाम दिया जाता था, क्योंकि ये राजा के सबसे निजी हुआ करते थे, राजकाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। राजाओं के द्वारा प्राय इन्हें मातहत सामंत को कहते थे उस टाइम में। मातहत सामंत का नाम है। मातहत सामंत के रूप में मान्यता दी जाती थी। सामंत या मात दोनों में से कोई सा भी बोल दो आप। सामंतों के पास अधिक सत्ता व संपदा होने पर ये स्वयं को महासामंत या महामंडलेश्वर इत्यादि की उपाधि या घोषित कर देते थे या उपाधियाँ दे देते थे। ज़्यादा बड़े हो जाते थे, इनके पास इनका साम्राज्य बड़ा होने लगता था, तो महासामंत या महामंडलेश्वर आदि की उपाधि इनको मिल जाती थी। क्वेश्चन नंबर 3 है राष्ट्रकूट वंश की स्थापना। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की एवं उसने किसको हराकर सत्ता स्थापित की? क्वेश्चन नंबर 3 है राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? तो 8वीं सदी में राष्ट्रकूट शासक था दंती दुर्ग। 8वीं सदी में राष्ट्रकूट समुदाय से संबंधित जो शासक था उसका नाम था दंती दुर्ग। ने अपने स्वामी, पहले ये जिस राजा के अधीन रहकर रहा करते थे, धीरे धीरे उनके पास में रहकर इन्होंने अपना वर्चस्व बढ़ाया और फिर उस स्वामी या राजा को ये हरा करके इन्होंने अपने वंश की स्थापना कर दी, अपना शासन चलाने लग गए। तो 8वीं शताब्दी में दंती दुर्ग ने अपने स्वामी को हराकर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। जो स्वामी था, राजा था, वो चालुक्य वंश से संबंधित था, चालुक्य वंश से था और ये था राष्ट्रकूट वंश से। तो ये उसकी सेवा किया करता था चालुक्य की। ये जो राष्ट्रकूट वंश था दंती दुर्ग, ये चालुक्य की सेवा किया करता था। धीरे धीरे इनके पास शक्ति और जो सत्ता आने लगी, तो ये इन्होंने हमला बोल दिया अपने स्वामी के ऊपर और अपने वंश की स्थापना कर ली थी, जिसका नाम राष्ट्रकूट वंश के नाम से जाना गया। क्वेश्चन नंबर 4 है राजाओं के द्वारा उस समय किस किस प्रकार से व किनसे संसाधन इकट्ठे किए जाते थे? उस समय मतलब जो राजा महाराजा थे वे किस किस तरीके से संसाधन लेते थे और किनसे इकट्ठे करते थे? तो राजाओं के द्वारा राज्यों में उत्पादक वर्ग वह होता है जो उत्पादन करता है।
पैदावार बढ़ाता है। जैसे किसान है, खेती करता है, अनाज उगाता है। पशुपालक है, पशुओं के माध्यम से राजस्व की भूमिका बढ़ाता है। कारीगर है, तो ये उत्पादक वर्ग है, ये अपनी मेहनत से काम करते हैं और इनसे फिर राजा को कर में दिया जाता था, कर या लगान जिसे कहते थे। तो उनसे राजा संसाधन इकट्ठे किया करते थे या राजस्व वसूल करते थे। कभी कभी भूस्वामियों के द्वारा इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था। जो भूस्वामी होते हैं, बड़े राजा की तरफ से ही ये जनता से ले लेते थे, लगान आदि के रूप से ले लिया करते थे। तो ये हो गया, राजाओं के द्वारा राज्य में उत्पादक वर्ग से कर के रूप में संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। कभी कभी भूस्वामियों द्वारा इस हिस्से को लगान मान करके वसूला जाता था। क्वेश्चन नंबर 5 है, भूमि के साथ साथ क्या अनुदान दिया जाता था? राजा जो हुआ करते थे वे भूमि के साथ साथ अनुदान दिया करते थे। किसको? जो उनके राज हितैषी थे, राज कार्य में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाया करते थे, ब्राह्मण वर्ग से समुदाय से संबंधित थे लोगों को। उस समय प्रशस्तियाँ किनके द्वारा वह क्यों रची जाती थी? 2 प्रश्न है इसे एक ही प्रश्न में भाई। एक तो भूमि के साथ साथ क्या अनुदान दिया जाता था और प्रशस्ति का दूसरा प्रश्न है। शासक वर्ग के द्वारा, शासक वर्ग या राजा के द्वारा प्राय मतलब सामान्यतः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत किया जाता था। अनुदान का मतलब होता है छूट या फिर अनुमति। भूमि को उपयोग करने की अनुमति किसको दी जाती थी? ब्राह्मणों को दी जाती थी राजाओं के द्वारा। फिर भूमि के साथ साथ प्रश्न अगला यह है कि भूमि के साथ साथ क्या क्या अनुदान दिया जाता था? तो भूमि के साथ साथ उस भूमि को ठीक करके दिया जाता था। कृषि करने के लिए मेड़बंदी करवाई जाती थी, नहरों की व्यवस्था, झीलों की व्यवस्था करवा के दी जाती थी राजाओं के द्वारा। बागवानी के द्वारा पेड़ पौधे, फल, उद्यान आदि लगवा के जाते थे। कुएं तैयार करवा के दिए जाते थे। तालाब, चारागाह, अनागार आदि ये दिए जाते थे। मैंने तालाब 2 बार लिख दिया है। आदि की व्यवस्था की करके दी जाती थी, जिससे जो ये ब्राह्मण समुदाय के जो उस समय राजाओं के जो शासन प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, वे अपने मतलब कार्य को सही तरीके से संचालित कर सकें और शासन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। उस समय प्रशस्तियाँ जो हुआ करती थी वह शासकों के द्वारा तैयार करवाई जाती थी अपनी प्रशंसा में। जो राजा महाराजा थे अपने युद्ध से संबंधित या अपने उपलब्धियों का लेखा जोखा रखने के लिए अपनी प्रशंसा में प्रशस्तियों का निर्माण या प्रशस्तियों का तैयार करवाया जाता था। इन्हीं प्रशस्तियों को उपलब्धियों और प्रशंसा के रूप में लिखे गए लेखों को प्रशस्ति कहते हैं। तो इस प्रकार से ये 5 क्वेश्चन थे, आप याद कीजिए। पहले वाले वीडियो किसी कारणवश नहीं बना पाए थे, कोशिश करेंगे आगे टाइम निकाल करके ज़रूर वीडियो लगातार बनाने के प्रयास करेंगे। आप जुड़े रहिए और वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर हमें बताइए ताकि हम अगले वाला वीडियो बनाएं। धन्यवाद।